हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम चैप्टर करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ये एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, मोस्टली बच्चों को इजी भी लगता है ये। वैसे कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, अगर आप 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ोगे इसको एनसीईआरटी लगा के तो हो जाता है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्लिक होना चाहिए WHO। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। यही इसने सारे कोविड पे जिसने प्रोटोकॉल दिए थे हमको कि हमें लॉकडाउन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सारी वैक्सीन्स जितनी भी होता है सब कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग यही देखता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? हेल्थ है हमें फिज़िकली फिट, मेंटली फिट, रिप्रोडक्टिव एंड सोशली फिट रहना है, दैट इज़ कॉल्ड एज हेल्थ। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन जो कि फिज़िकली, मेंटली, रिप्रोडक्टिव एंड सोशली फिट है तो ही और शी इज़ अ हेल्दी पर्सन। अगर हम बाहर से हम नहीं कह सकते, अगर कोई बॉडी बिल्डर है उसकी बॉडी अच्छी है तो हम ये नहीं कह सकते कि ही विल बी हेल्दी। मे बी क्या पता उसको डिप्रेशन हो रहा हो, मे बी उसके अंदर वो सोशली अच्छा ना हो, सोशली उसकी बनती नहीं हो, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं उसके, तो इन दैट केस ही विल नॉट बी कंसिडर हेल्दी, बल्कि वो अनहेल्दी है। ठीक है, तो और जैसे कि मोस्टली हम होते हैं नीट एस्पिरेंट्स या फिर 12th के बोर्ड्स वाले बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जेई आ गया, तो उनमें क्या होता है, वो बाहर से तो ठीक लगता है लेकिन अंदर से उनकी कंडीशन तो सिर्फ कुछ लोगों को ही पता होती है ना, या फिर उनको ही पता होती है। तो वो क्या होता है, वो मेंटली अनफिट होता है, तो मतलब वो हेल्दी नहीं है। सो वन मस्ट लुक टू देयर मेंटल हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बात करें डिसीज़ से क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। हम कुछ भी, डिसीज़ का मतलब ही होता है डिसकम्फर्ट, मतलब कि डिस ऑफ ईस, दो शब्द से बना है, डिस और ईस, मतलब कि कोई भी चीज़ जो है हमें उसमें अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी काम कर रहे हैं हमें बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, तो दैट इज़ टर्म नोन एज डिसीज़। तो डिसीज़ की दो तरह के होते हैं, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस कौन से हो सकते हैं? जो एक पर्सन को है और ये दूसरे पर्सन को भी हो गया, इसके साथ रह के कोई कांटेक्ट में आया उससे हो गया। अगर नॉन इन्फेक्शियस की बात करें, ये पर्सन इन्फेक्टेड है और ये जो है इसको फिर नहीं होगा क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शियस है, नॉन कम्युनिकेबल है। अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेबल की, तो अगर ये इन्फेक्शियस था तो इसको भी हो जाएगा इन्फेक्शन। तो इसमें हमारे पास कौन सा आता है? कोविड। अब कोविड में क्या कह रहे थे? सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है। क्यों कह रहे थे? क्योंकि इट वॉज़ अ इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिसीज़। कोल्ड हो गया, अगर आपके फैमिली मेम्बर को किसी को ज़ुकाम है तो आपको भी हो सकता है ज़ुकाम। तो क्यों? क्योंकि इट इज़ अ इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिसीज़। एड्स है, एड्स कैसे होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है मेनली, या फिर अभी हम आगे पढ़ेंगे कि नीडल्स की ट्रांसफ्यूजन, जो ड्रग्स लेते हैं वो जब नीडल्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो अगर एक पर्सन को एड्स है तो दूसरे को भी हो जाएगा एड्स पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे ही हेपेटाइटिस बी। और अगर नॉन इन्फेक्शियस की बात करें जो स्प्रेड नहीं होती, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर, कैंसर और डायबिटीज़ है। अब बहुत सारे बच्चों के घर में जो दादा दादी होते हैं उनको डायबिटीज़ होता है, तो ऐसा थोड़ी ना उनके बच्चे को भी डायबिटीज़ होगा, ये नॉट पॉसिबल होता है। अगर हम बात करें कुछ कॉमन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, मतलब कि हाँ भाई, रिंगवॉर्म क्या होता है? रिंगवॉर्म किस चीज़ से होता है? पहले ये 3 चीज़ें याद रखना, 3-4 बार बोल लो। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन, तीनों से हो सकता है। कौन कौन से? मेरे साथ बोलो तीनों। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन। ठीक है, कैसे होता है कि भाई यूज यूटेंसिल है, कोम, क्लोथ एक्सेट्रा। मेनली कहाँ पे होता है? जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, मॉइस्ट जगह होगी, बहुत ज़्यादा गंदी डर्टी जगह होगी, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके रिंगवॉर्म्स के, तो वहाँ पे ज़्यादा होता है रिंगवॉर्म। इसमें क्या होता है कि जो भी होगा वहाँ पे ऐसे, अगर सपोज़ करो ये हेड है किसी का, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे करके स्केल्स बन जाते हैं। जैसे कि अगर ये हमारी नेक है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे स्केल्स बन जाएंगे, कुछ ऐसी तरह के। इसमें क्या होगी? वहाँ पे खुजली होगी, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, रेडनेस हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम इच करेंगे तो रेडनेस तो होगी। राउंड तरह के पैचेस होते हैं ऐसे ऐसे करके, या फिर स्केल भी हो सकते हैं। स्केली स्किन मतलब कि अगर मैं ज़रा सा हटाने की कोशिश करूँ, वाइट निकल रहा होता है आराम से। ठीक है,
अगर हम बात करें अमाइबाइसिस की या फिर डिसेंट्री की, इसका कॉमन एजेंट क्या होता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एक कैरियर होता है हाउस फ्लाई की वजह से होता है। जैसे कि अगर कोई हाउस फ्लाई है, वो काऊ डंग पे है, उसने काऊ डंग पे वो बैठी, फिर वो कहीं और हमारे खाने की जो प्लेट है उस पर बैठ गई, तो ऑब्वियसली हमको अमीबाइसिस होगा, डिसेंट्री होगा। तो क्या हो गया उसके साथ? अगर ये काऊ डंग है, वो हमारे साथ कौन से पैथोजन ला रही है काऊ डंग पे बैठकर अपनी फीड्स पर? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या है? एक प्रोटोजोआ है। इसमें क्या होता है, यहाँ के जो पैरासाइट्स हैं वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे रहते हैं, अंदर रहते हैं, और अंदर ही हमारी जो इंटेस्टाइन है ना, इसको बहुत ज़्यादा परफोरेशन या फिर इसको खाना स्टार्ट कर देंगे, और फिर जो यहाँ से ब्लड सिक्रीट होगा, जो कि ये म्यूकस सिक्रीट होगा। अब हमारी बॉडी जो है इम्यूनिटी के कारण म्यूकस और ब्लड रिलीज़ करेगी, तो ये ब्लड कहाँ पे जाएगा? हमारे स्टूल्स में आ जाएगा। और क्या क्या इसके कॉमन सिम्टम्स है? देखो, अल्सर, स्टूल्स विद ब्लड, एक्सेसिव म्यूकस, जो मैंने बता दिया। अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की, जो कि मलेरिया कॉज करता है, तो ये प्रोटिस्टा का किंगडम से आता है, प्रोटोजोआ है और स्पोरोजोअन से होता है। इसके 3 हमारे पास कॉमन हमें एनसीईआरटी के नाम देखते हैं, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया। सबसे ज़्यादा मेलिग्नेंट मतलब सबसे ज़्यादा डेंजरस और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा पेन कॉज करेगा, तो वो फैल्सीपेरम होता है। इसमें क्या होता है? फीमेल एनोफिलीज जो होती है प्राइमरी होस्ट होती है, फिर सेकेंडरी होस्ट, मतलब पहले एनोफिलीज के थ्रू हमें होता है, फिर मैन से एनोफिलीज में जाता है। ऐसे साइकिल चलती है। अभी हम साइकिल देखेंगे इसकी। देखो, मच्छर है, मच्छर ने अपनी बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट्स जो है वो ले लिए, कैसे भी करके उसने ले लिए। बस तुम ये याद रखो कि मच्छर की बॉडी में जो है पहले हमारे पास स्पोरोजोइट्स आए, उसने या तो कोई तालाब से ले लिए होंगे या फिर हमारी खुद की हैंड से ले लिए होंगे। कोई भी हैंड है उसने लिया, तो स्पोरोजोइट्स उसके कहाँ पे आए? गट में आए, बाइट में। ठीक है, उसने स्पोरोजोइट्स हमको दिए, ठीक है, इंजेक्ट करे हमारे अंदर। तो ये जो स्पोरोजोइट्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे? लिवर के सेल्स पर। लिवर के सेल्स को क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट्स। वहाँ पे क्या करेंगे? अपना नंबर बढ़ाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? बर्स्ट कर देंगे हमारे सेल्स को, बाहर निकलेंगे, है ना, बाहर निकले, फिर और हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट करते गए, ठीक है, फिर दोबारा ये हेपेटोसाइट बर्स्ट हुआ, दूसरा हेपेटोसाइट, है ना, तो फिर ये कहाँ पे गए? फिर ये इन्फेक्ट करके ब्लड में आ गए फाइनली, ठीक है। ब्लड के बाद ये कहाँ पे गए? आरबीसीज़ में गए। आरबीसीज़ में भी अपना नंबर बढ़ाया, बहुत सारे नंबर में क्या करा इन्होंने? फिर ये आरबीसी भी ब्रेक हो गए। अब जब आरबीसी ब्रेक हुआ, 2 चीज़ें बनी, एक पॉइज़न बना और एक हमारे सेक्सुअल गैमीट्स बने, ठीक है। पॉइज़न का मतलब हीमोजोइन और जो सेक्सुअल गैमीट्स है वो दोबारा जो है हमारा फीमेल मॉस्कीटो जो है वो ले लेगा और आगे ट्रांसफ़र कर देगा। अगर मैं एक और बार बताना चाहूँ, देखो अब ध्यान से सुनना, एक और बार मैं बता रही हूँ। ये हैंड है हमारा, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो है, इसके गट में जो था स्पोरोजोइट्स थे, इसने इंजेक्ट करा। इसके बाद क्या हुआ? हमारी बॉडी में स्पोरोजोइट्स आ गए। ये स्पोरोजोइट्स कहाँ पे गए? हेपेटोसाइट्स पे गए, उनको इन्फेक्ट करा, वहाँ पे अपना नंबर बढ़ाया। हेपेटोसाइट्स बर्स्ट होने के कारण ये जो हैं बार बार एसेक्सुअल, और ये ऐसा एक हेपेटोसाइट्स में नहीं, बहुत सारी हेपेटोसाइट्स में करते हैं। तो जब ये रिलीज़ हुए ब्लड में ही, ब्लड के थ्रू कहाँ पे गए? आरबीसीज़ में गए। आरबीसीज़ में भी अपना नंबर बढ़ाएंगे, आरबीसी को फिर बहुत सारे आरबीसीज़ को तोड़ेंगे, उनको डैमेज करेंगे। तो आरबीसी को जब तोड़ेंगे तो 2 चीज़ें बनेंगी, एक हीमोजोइन बनेगा और एक सेक्सुअल गैमीट्स बनेंगे। ये 2 गैमीट्स आ गए। अब ये 2 गैमीट्स आए, अब जब दोबारा फीमेल आएगा, मॉस्कीटो आएगा, ये उसके गट में चले जाएंगे और यहाँ पे दोनों गैमीट्स का फ्यूजन हो जाएगा। जब दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होगा, क्या बने? हमारे स्पोरोजोइट्स बने। अब ये दोबारा स्पोरोजोइट्स हमारे हाथ पे आएंगे, हाथ से फिर खून में जाएंगे, खून के बाद सीधा हेपेटोसाइट्स में, हेपेटोसाइट्स बर्स्ट करके आरबीसी, फिर हमारे सेक्सुअल, और फिर यहाँ पे आ गए हमारा मॉस्कीटो, ठीक है। ये याद रखना, सेक्सुअल जो होते हैं, हीमोजोइन जो होता है हमारा,
उसी के वजह से हमें सिम्टम्स का पता चलता है, इससे पहले हमें नहीं पता चलेगा। तो एनोफिलीज़ जो है उसने बाइट करा, फिर इंजेक्ट करा लीवर के थ्रू, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फिर लीवर सेल रप्चर हुए, मीरोजॉइड्स जो लीवर सेल्स के बाद जो होंगे वो मीरोजॉइड्स होंगे। मीरोजॉइड्स एंटर करेंगे आरबीसी में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, आरबीसी रप्चर हुए, फीवर सेल्स, हीमोजॉइड जो मैंने आपको बता दिया सिम्टम्स शो होंगे। सेक्सुअल साइकिल में क्या हुआ, गैमीट्स प्रोड्यूस हुए और फिर ये गैमीट्स को दोबारा मॉस्किटो ने ले लिया, बाइट करा हमको जब तब, फिर फर्टिलाइजेशन का हुआ, गट में हुआ, फिर जाइगोट से जो है स्पोरोजॉइड्स बने। स्पोरोजॉइड्स जो है दोबारा कहाँ पे गए, ग्लैंड्स पे गए, हमारे मॉस्किटो के ग्लैंड में। फिर उसके बाद दोबारा ही ग्लैंड से दूसरे इन्फेक्ट करेगा दूसरे पर्सन को, ऐसे ही चलता रहेगा, ये साइकिल है। अगर हम बात करें कैंसर की, कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स। इसमें क्या होता है, हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं अगर ये पास आए फिर क्या करेंगे, रुकना बंद कर देंगे। लेकिन कैंसर में क्या होता है, ये सेल है हमारे पास, कैंसर सेल्स है जो बार बार करके ग्रोथ करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, और इसमें लॉस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है और ये नॉर्मल रिस्पॉन्ड नहीं करते। मास जो होते हैं नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं, बिनाइन मेलिग्नेंट, और ये जो होते हैं मेटास्टैसिस शो करता है मेलिग्नेंट ट्यूमर, और बिनाइन जो होता है वो नॉर्मल होता है। इट इज़ नॉन कैंसरस और ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन मेलिग्नेंट हार्मफुल होता है। अगर हम बात करें कार्सिनोमा की, टिश्यूज़ होते हैं एक्टोडर्म, 85% सार्कोमा टिश्यू होता है मीजोडर्म। अगर कॉजेज़ की बात करें, प्रोटो ऑन्कोजेंस रिलीज़ होंगे, इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएंगे, ट्यूमर अप्रेसर जीन जो है वो ऑफ हो जाएगा हमारा। वायरस में ऑन्कोजीन जैसे कि HSP, HPV, HIV। फिज़िकल एजेंट्स जो होते हैं जैसे कि बेटल, टोबैको, रेडिएशंस जो कि एक्सरे, गामा रेस, UV रेस से होता है। आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग में दो शब्द आ रहे, तो UV दो शब्द, तो नॉन आयनाइजिंग एक है, तो एक्स और गामा रेस। डिटेक्शन कैसे करेंगे, बायोप्सी, मैमोग्राफी, CT स्कैन या फिर MRI। और एंटीबॉडीज़ क्या होती है, वो हरसेप्शन होती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कैसे होगा, सर्जरी से भी हो सकता है, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी दोनों को मिलाते हैं, या फिर कीमोथेरेपी कर सकते हैं। और फिर अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स बायोलॉजिकल वो मॉडिफाई हो जाता है और फिर इंटरफेरॉन्स की वजह से दूसरे सेल्स को पता चलता है, फिर वो उनके थ्रू भी स्प्रेड हो जाता है। पैथोजेंस जो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो है डिसीज़ कॉज करते हैं, इनकी रिस्पॉन्स में हमारे पास आते हैं इम्यूनिटी क्या होता है, फाइट करते हैं ये सारे पैथोजेंस को और प्रिवेंट करते हैं उसकी डिसीज़ को। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, और एक्वायर्ड जो होती है वो लाइफ टाइम में थ्रू आउट हमें एक्वायर होती है। इनेट जो होती है वो हमें बचपन से मिली होती है, नेचुरल होती है। इसमें हमारे 4 बैरियर आते हैं, फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। फिज़िकल में क्या आता है, हमारा पहला जो है स्किन आएगा, म्यूकोजा की कोटिंग आएगी, रेस्पिरेटरी में जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। अगर हम फिजियोलॉजिकल बात करें, हमारा स्टमक में एसिड बढ़ेगा और सलाइवा में माउथ बढ़ेगा और जो टीयर्स हैं वो आएंगे, ये हो गया सेकेंड फिजियोलॉजिकल। तीसरा क्या है, सेलुलर, जिसमें हमारे पास आते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, नेचुरल किलर्स है। साइटोकाइन बैरियर्स में क्या होता है, इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं इंटरफेरॉन सिक्रीट करते हैं, जिससे कि दूसरे सेल्स को पता चल जाता है कि हाँ वायरस आया है, तो ये अपनी बॉडीज़ निकालते हैं, एंटीबॉडीज़, जिससे कि प्रिवेंशन होता है। अगर हम बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, या तो पहला एक्सपोजर होगा और दूसरा एक्सपोजर होगा। पहले एक्सपोजर में क्या होगा, वीक होगा, स्लो होगा और मेमोरी क्रिएट होगी। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होगा, फास्ट, क्विक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें मेमोरी थी, हमें पता था कैसे इसको फाइट करना है, तो हमें पता चल जाएगा। लिम्फोसाइट्स होते हैं बीटा और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। बीटा लिम्फोसाइट्स में क्या होता है, अगेंस्ट एंटीजन के काम करेगा। टी लिम्फोसाइट्स जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, याद रखना। बीटा लिम्फोसाइट्स जो है एंटीजेंस को प्रोड्यूस करेगा, टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ को करेगा, असिस्ट करेगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है दो आते हैं, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। जो ह्यूमोरल होता है उसमें ब्लड आता है, बीटा सेल्स आ जाते हैं हमारे सारे, ब्लड में हमारी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होंगी
और बॉडी फ्लूइड्स का काम आता है सारा। और सेल मीडिएटेड में हमारे पास सारे सेल्स आते हैं, मैक्रोफेजेस, TMNL, ये सब। अगर हम बात करें इम्यूनिटी एक्टिव और पैसिव की, एक्टिव में हमारे पास वैक्सीनेशन आ जाती है, इम्यूनाइजेशन आ जाती है, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होंगी। पैसिव जो होता है उसमें प्री फॉर्म बॉडीज़ जो है हम बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जैसे कि टेटनस में हम वैक्सीन देते हैं और स्नेक वेनम में भी एंटी वेनम देते हैं। ये पैसिव होता है, ये एक्टिव होता है। ये देखो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का। जब भी होस्ट जो है वो एक्सपोज होता है एंटीजन से, या तो वो लिविंग हो या फिर डेड माइक्रोब्स हो या फिर कोई भी प्रोटीन्स हो, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी ही होंगी, चाहे वो कैसा भी माइक्रोब हो, लिविंग, डेड या फिर कैसा भी हो प्रोटीन रिलीज़ कर रहा हो। इस टाइप ऑफ इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है स्लो होती है, उसको टाइम लगता है अपना फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिखाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, किसी से लड़ाई करें तो हमें पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा हमारा दुश्मन कैसा है। अगर हमें दूसरी बार उससे लड़ाई करनी है, हमें पता है हमारा दुश्मन कैसे है, तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है पहले से, ठीक है। तो इन्फेक्शियस ये हो गया नेचुरल इन्फेक्शन। जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हम डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। जैसे कि जब बच्चा जो होता है वो मम्मी के पेट में होता है, तो कोलोस्ट्रम जो होता है वो, जब इनिशियल फीडिंग्स जो होती है ब्रेस्ट मिल्क की, उसमें कोलोस्ट्रम होते हैं जिसमें IgA एंटीबॉडीज़ होती है, जो कि बेबी को हेल्प करती है फाइट द पैथोजेंस, डिसीज एक्सेट्रा। और फिर मदर के थ्रू फीटस या फिर बेबी की आती है, जो प्लेसेंटा के थ्रू भी जाती है, जो कि होती है IgG एंटीबॉडीज़। एलर्जी क्या होती है? एग्जैजरेटेड रीजन्स होते हैं बॉडी में जो कि एलर्जेंस की वजह से होते हैं। एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि पॉलन डस्ट हो गया, माइट्स हो गए, डैंडर हो गए। तो इस पर कौन काम करता है? हमारे मास्ट सेल्स काम करते हैं, जो कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं। एंटी एलर्जेंस क्या होते हैं? एंटी हिस्टामिन, एंटी सेरोटोनिन। अब अगर हम बात करें TH सेल की काम कैसे करते हैं, TH सेल काम कैसे करता है, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शियस हुआ, वायरस ने अपना प्रोटीन रिलीज़ करा, ठीक है, वायरस ने प्रोटीन रिलीज़ करा, हमारी बॉडी को एक्टिव सिग्नल मिला, TH सेल जो है उसने अपना काम शुरू कर दिया कि हाँ वायरस आया है, अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हमारा वायरस था, वायरस ने क्या करा, मैं थोड़ा सा अपना मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ क्योंकि TH सेल के जैसा मैं बन जाता हूँ और घुल जाता हूँ। तो उसने अपने आप को मॉडिफाई करा ट्रायंगल टू स्क्वायर में। ऐसा होता नहीं है, मैंने इमेजिन करा है। उसने जब इमेजिन करा तो उसने कहा ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, तुम इसको ले लो। लेकिन TH हेल्पर सेल को पता था ये वायरस है, तो इसने क्या करा, इसने एक्टिवेट कर दिया बॉडी को कि नहीं ये कोई गिफ्ट नहीं लाया है, ये एक वायरस है जो कि हमको परेशान करने आया है। ये लिम्फ नोड के सेल्स में होता है। अब ये TH सेल एक्टिवेट हुआ तो इससे अपने नंबर बढ़ाए और नंबर बढ़ाए, तो क्या हुआ, उससे कुछ सेल्स में जो है काम करा, इस पर इसको मारा। दूसरे सेल्स ने क्या करा, मेमोरी बनाई कि हाँ एक आया था हमारे पास सेल, वायरस आया था, उसने हमको परेशान करा, तो वो मेमोरी बनी, दूसरे ने इफ़ेक्ट करा, दिखाया, ठीक है। B लिम्फोसाइट्स रिलीज़ हुए, एक्टिवेट हुए, डिवाइड हुए। ऐसे ही B लिम्फोसाइट्स में भी 2 आ गए हमारे पास, मेमोरी और इफेक्टर। मेमोरी स्टोर होंगे कि भाई आगे याद दिलाने के लिए बॉडी को कि हाँ भाई एक वायरस आई थी हमारी बॉडी में, उसने हमको इतना इतना परेशान करा था, तो ऐसे ऐसे तुम करना है ताकि हम उसको फाइट कर सकें। इफेक्टर B सेल्स क्या करेंगे, वो एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगे बॉडी फ्लूइड में, ब्लड और लिम्फ में, जिससे कि जो वो डिस्ट्रॉय हो जाए हमारा वायरस। तो ये होता है काम सारा एंटी लिम्फोसाइट्स का और ये सब का। अगर हम बात करें एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, 4 चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन्स, 2 लाइट चेन। ये देखो ये आया हमारे पास वायरस, ये देखेगा अरे ये तो हमारे पास कहीं जोड़ ही नहीं रहा, तो फिर ये क्या होगा, ये जो इसको रिजेक्ट कर देगा और ये कहेगा तू बेटा यहाँ से कट ले वरना मैं तेरे को मार दूँगा। तो ये होता है। आगे अगर हम बात करें हाई मॉलिक्यूलर वेट जो होता है हैवी चेन का होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही जॉइन होती है सारी चेन्स आपस में। और अगर हम बात करें H2L2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं 5 तरह की होती हैं, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। अगर हम बात करें IgG 75%, 15% A, M 7 to 10% और D जो है लेस देन
1% और IgE जो होता है वो होगा लेस देन 1%, सबसे कम IgE होता है। और अगर हम बात करें कैसे याद करोगे, इसको याद करना तुम गन डी। तो कैसे करोगे, यहाँ पे N की जगह M डाल देना, I की जगह E डाल देना, तो क्या बनेगा गम डी। गम डी से याद रखना, G सबसे ज़्यादा, फिर A, फिर M, फिर D, फिर E। अगर G जो है वो क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को, जो मैंने आपको बता दिया था। IG जो है वो कोलेस्ट्रम में होता है, सलाइवा में होता है, हमारी म्यूकोजा की सिक्रीशन में होता है। IgM जो होता है, स्ट्रक्चर देखते रहना तुम साथ साथ। IgM ऐसा होता है 5 चेन्स होती हैं, और IgD जो होता है वो B लिम्फोसाइट्स में होता है, ऐसा कुछ होता है, और H2L2 1 ही रहता है। और अगर हम देखें IgE जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस में होता है। ये देखो बैक्टीरिया है, सारे में एंटीबॉडीज़ लग गई, तो इसका काम जो है वो कम हो जाएगा। बैक्टीरिया जो होता है कोटेड होता है IgG से, ठीक है, ताकि वो फैगोसाइट प्रोसेस ना कर पाए और आगे चल के हमारी जो मैक्रोफेजेस है उनको खा जाते हैं। अगर हम बात करें फैगोसाइटोसिस कौन करते हैं, न्यूट्रोफिल्स करते हैं, और मोनोसाइट्स क्या होते हैं, हमारे मैक्रोफेजेस ही होते हैं। एड्स जो होता है कैसे होता है, एड्स HIV स्प्रेड कैसे हो सकता है, पहले मैंने बताया था इन्फेक्टेड नीडल्स जो है, अगर कोई ड्रग एडिक्ट है उसका दोस्त को वो दे रहा है तो वो भी उसको भी हो जाएगा। इंजेक्ट ब्लड या जब ट्रांसफ्यूजन है, ये हो गया। इन्फेक्टेड नीडल्स का ये वाला पॉइंट क्या है कि अगर ये है कोई भी इंसान जिसको HIV पॉजिटिव है, ये गया, इसने अपना ब्लड डोनेट करा, या फिर कोई भी चीज़ है उसके लिए इसने अपना सीरिंज का काम करा। अब एक नर्स या फिर कोई भी डॉक्टर था, वो पागल था, उसने देखा नहीं कि हाँ भाई ये मैंने इस बंदे से लिया था, तो इसने दूसरे को भी दे दिया, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अगर हम बात करें बाई सेक्शुअल कॉन्टैक्ट की, हाँ भाई बहुत सारे मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स हैं, उनकी वजह से होता है। इन्फेक्टेड मदर फीटस को प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके ही जा सकते हैं और उनसे भी हो जाता है। ये देखो फीमेल की बॉडी में कैसे होगा, जब भी कोइटस होगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे इन्फेक्ट हो जाएगा HIV वायरस, और एंटीजन जो होते हैं वो आ जाते हैं, और फिर ऐसे काम होता है। मैक्रोफाइज जो होता है वो वायरल फैक्ट्री होता है। ये देखो वायरस आया, वायरस ने अपना नंबर बढ़ाया, उसको तोड़ा मैक्रोफेज को, मैक्रोफेज फिर से ठीक हुआ, फिर मैक्रोफेज जो है दोबारा वायरस उसके अंदर आया, अपना नंबर इंक्रीज़। क्या होता है तुम सुनो ध्यान से, वायरस आया, वायरस ने अपना नंबर इंक्रीज़ करा, मैक्रोफेज को तोड़ दिया, मैक्रोफेज को तोड़ा, मैक्रोफेज जो है दोबारा ठीक हो गया, ओके हो गया, तो क्या हुआ, फिर से वायरस जो आया इस पर आया, फिर मैक्रोफेज अपना नंबर बढ़ाया, ऐसे ऐसे करके हो जाता है। मैक्रोफाइजेस जो होता है ऐसे करता है, लार्ज एकोमोडेट करता है नंबर ऑफ़ वायरस मल्टीप्लाई हुए और मैक्रोफेज को तोड़ दिया, और फिर दोबारा से रिपेयर हो गए। वायरस जो होता है अगेन कम इन इट एंड मल्टीप्लाई, ऐसे चलता रहता है। अब HIV जो है कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ TH सेल, जो कि होता है वायरस जो होता है बॉन्ड्स होते हैं रिसेप्टर के TH सेल के, HIV रिसेप्टर और नीडल इंजेक्शन, या फिर HIV जेनेटिक मटेरियल होते हैं एंजाइम इन द TH सेल। ये देखो कैसे होता है, वायरल आया, इस सिंगल स्ट्रैंडेड ऐसा RNA आया, इसने अपना डबल स्ट्रैंडेड वायरल DNA बनाया, उसके बाद इसने इफ़ेक्ट करा हमारे नॉर्मल DNA को, फिर उसके ऊपर ये बाइंड हो गया और अपने प्रोटीन शुरू कर दिए बनाने। ऐसे हो गया हमारा एड्स का कैसे था। HIV के फर्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कोई पता नहीं चलता को पेशेंट को क्या हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, होता नहीं है, लेकिन अपना अंदर अपना इंक्रीज़ कर रहा होता है नंबर। लेकिन आफ्टर मैनी ईयर्स जो होता है वायरस DNA जो होता है वो ट्रांसलेट हो जाता है, ट्रांसक्राइब हो जाता है, और वायरल प्रोटीन्स जो है वो फॉर्म होने लग जाते हैं। क्या होता है वहाँ पे, फीवर, डायरिया, कफ, वेट जो है कम हो जाएगा, लिम्फ नोड्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, स्वोलन हो जाएंगे, TH सेल जो है वो ब्रोक होगा, HIV के सारी जगह से स्प्रेड हो जाएगा। और इस स्टेज पे जो होता है बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है। अगर हम बात करें स्टेज 3 की, जिसमें फुल एड्स होता है, और जो हमारा सेल का काउंट है वो देखो 900 से 200 हो जाता है, कितना कम हो जाता है। इसमें पर्सन जो है बहुत माइल्ड इन्फेक्शन से भी इन्फेक्ट हो जाएगी उसकी इम्यूनिटी, जैसे कि TB या फिर कॉमन कोल्ड से भी हो जाएगी, कोई भी इन्फेक्शन होगा उसकी डेथ आराम से हो सकती है। पेशेंट जो है वो बहुत सारे इन्फेक्शन से भी मर सकता है। इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, ELISA, PCR, वेस्टर्न ब्लॉट, HIV कन्फर्मेटरी टेस्ट है। ट्रीटमेंट कोई है नहीं, लेकिन जो मेडिसिन है उसकी हम लाइफ बढ़ा सकते हैं कोई भी पर्सन की। नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पे काम कर रही है कि कैसे कम करे एड्स को। ड्रग अब्यूज़ क्या होता है, ड्रग क्या होता है, केमिकल
या फिर मेडिसिन जो होता है वो ह्यूमंस जो है प्रिवेंट करते हैं ताकि उनको डिसीज़ ना हो, ठीक है। ड्रग अब्यूज़ क्या होता है, जब हम गलती से ड्रग्स ले रहे हैं कोई भी बिना एडवाइस या प्रिस्क्रिप्शन के, जस्ट बिकॉज हमें अच्छा लग रहा है। ड्रग अब्यूज़ कॉन्शियसनेस या बिहेवियर ऑफ पर्सन में क्या होता है, स्टेट ऑफ जॉय, या तो बहुत ज़्यादा खुश होता है वो या फिर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, उसके कारण वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर वो ड्रग्स जो है कंज्यूम करे फिक्स अमाउंट में तो बॉडी को टॉलरेट हो जाता है कि हाँ इतना ही आ रहा है मैं इसको झेल सकता हूँ, तो अगर उसको और ज़्यादा चाहिए ड्रग्स, जिससे वो डिपेंडेंट हो जाता है ड्रग्स से। ड्रग्स में हमारे पहले आते हैं डिप्रेसेंट्स में हमारे पास आते हैं, इसमें ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देता है, हार्ट रेट को कम कर देगा, एंग्जाइटी को कम कर देगा, काम हो जाएगा बंदा। और इसमें ये कहाँ पे इफ़ेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पे इफेक्ट करता है। इसमें हमारे पास दो आते हैं, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल। क्लिनिकल में हमारे पास आते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स और सेडेटिव्स आ जाते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स और सेडेटिव्स का काम सेम सा ही होता है, एंग्जाइटी कम करना, कामिंग इफेक्ट करना और टेंशन को कम करना हो जाता है। ट्रैंक्विलाइजर का टी से याद कर सकते हो, टी से ट्रैंक्विलाइजर, टी से टेंशन कम, सी से सेडेटिव, सी से स्लीप को बढ़ाएगा। नॉन क्लिनिकल में क्या होता है, हमारे पास अल्कोहल, हीरोइन या फिर स्मैक आ जाते हैं जो कि नॉन प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, ये प्रिस्क्राइब्ड होता है, डॉक्टर देते हैं। ओपियोइड्स जो होते हैं, ओपिएट नार्कोटिक्स कहते हैं इनको, अफीम होते हैं ये फ्रूट जो है पॉपी प्लांट से उससे हमें मिलते हैं, पैपावर सोमनीफेरम। इसके तीन होते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन या फिर स्मैक। मॉर्फिन जो होता है पेन किलर होता है, आफ्टर सर्जरी लिया जाता है। कोडीन जो होता है वो कफ सिरप में यूजुअली होता है, पेन किलर होता है, माइल्ड होता है बहुत ज़्यादा। हीरोइन जो होता है डिप्रेसेंट है हमारा, जो कि स्नॉट करके लिया जाता है या फिर ओडरलेस होता है, वाइट कलर का होता है, क्रिस्टल जैसा। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देंगे, सेंट्रल नर्वस की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देंगे, वेकनेस आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी और अलर्ट हो जाएंगे। कैसे, जैसे कि कैफ़ीन, कोकेन और निकोटीन। कैफ़ीन जब हम कॉफ़ी टेक करते हैं हमें नींद नहीं आती तो वो स्टिमुलेंट है। कोकेन कोका अल्कलॉइड से मिलता है, निकोटीन टोबैको। अगर हम बात करें इसको हम कैसे ले सकते हैं, च्यू कर सकते हैं, स्मोक कर सकते हैं, स्नफ़ कर सकते हैं टोबैको को। ये 400 ईयर से भी ज़्यादा टाइम हो गया टोबैको कंज्यूम होता है। और अगर हम बात करें एड्रेनल और नॉरेड्रेनल को बढ़ा देंगे कि हमें अच्छा लगेगा, हमें और मन करेगा करने का, इसको लेने का, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, एनर्जी आ जाएगी और यूफोरिया, मतलब हमें हेलुसिनेशंस होंगी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे हम। साइड क्या इफ़ेक्ट्स स्मोकिंग के कि CO गैस का अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन जो है वो भी कार्बन से बाइंड हो जाएगा। अगर हम ब्रोंकाइटिस और ट्रैंकिया की बात करें, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होगा, एम्फाइसीमा भी होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, आर्टरी डिसीज़ होगी। अल्कोहल में क्या है, स्टमक पे इफेक्ट होगा, लिवर कायरोसिस होता है सबसे कॉमन। हेल्यूसिनेशन जो होते हैं इफ़ेक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, कैनाबिनॉइड, हशीश, चरस, मारिजुआना, गांजा, भांग, ये सब में होता है हमारे हेल्यूसिनोजेंस। ये जो होते हैं यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, मोस्टली देखा गया है, और ऑब्टेन्ड होते हैं बाय इन्फ्लोरेसेंस ऑफ रीजन ऑफ कैनबिस सटाइवा, एट्रोपा, बेलाडोना, इन सब से हमें मिलता है। तो आपको अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।